My dear students, so let us now start with our lecture number 10. लेक्चर नंबर 9 में हमने कैनेडीज़ थ्योरी देखी. कैनेडीज़ थ्योरी के जो डिज़ाइन स्टेप्स हैं वो भी देखे. तो वी सॉट द डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ कैनेडीज़ थ्योरी एंड आई गेव यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ चैप्टर नंबर 4. सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन नाउ. एंड देखिए, डिज़ाइन एन इरिगेशन कैनाल बाय यूजिंग कैनेडीज़ थ्योरी to carry a discharge of 45 cubic with a longitudinal slope s as 16 centimeter in 1 kilometer. Take critical velocity ratio m का value as 1 and Manning's constant is equal to 0.0225. ठीक, तो ये अपने पास है, अपने को डिज़ाइन करना है. ठीक है, मतलब विड्थ और डेप्थ बतानी है, विड्थ, बेस विड्थ और डेप्थ ऑफ द फ्लो, ये दो चीज़ें बतानी है. क्योंकि बेड स्लोप तो दिया ही हुआ है. ठीक है, 3 ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं ना, डेप्थ ऑफ द फ्लो, विड्थ और बेड स्लोप. बेड स्लोप गिवन है, तो वो बाकी दो अपन को एस्टिमेट करना है. ठीक है, आपको जैसे कि पता है इटरेटिव प्रोसीजर है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा ट्रायल 1, पहले ट्रायल में हमें जैसे इनिशियल डिस्चार्ज जो दिया है 45 क्यूमेक दिया हुआ है इनिशियली, मतलब वी हैव बीन गिवन विद द डेटा दैट डिस्चार्ज इज 45 क्यूमेक. सो कैनेडी ऑल्सो सजेस्ट्स अस टू टेक सर्टेन वैल्यूज़. कैनेडी हमें सजेस्ट करता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं फॉर योर ओन कन्वीनियंस. तो वो कहता है कि 40 से 80 के बीच में आप 2.5 क्यूमेक ले सकते हैं. 40 से 80 के बीच में 2.5 मीटर की डेप्थ आप ले सकते हैं. 2.5 मीटर की डेप्थ आप ले सकते हैं एज योर फर्स्ट ट्रायल डेप्थ. ओके, 2.5 मीटर की डेप्थ आप ले सकते हैं एज योर फर्स्ट ट्रायल डेप्थ. नाउ दिस इज द ट्रायल 1. सो अज्यूमिंग, ठीक है, अज्यूम द डेप्थ ऑफ द फ्लो d एज डेप्थ ऑफ फ्लो d एज इक्वल टू 2.5 मीटर. ठीक है, तो चलिए डिज़ाइन स्टेप्स को फॉलो करते हैं. तो ये हमारा अज्यूम कर लिया हमने डेप्थ ऑफ द फ्लो. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड क्या करेंगे, VCR डैश दैट इज 0.55 m d टू द पावर 0.64 मीटर पर सेकेंड. सो चलिए सॉल्व किया जाए. 2.5 टू द पावर 0.64 and multiplied by 0.55, 0.988 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये निकालने के बाद हम एरिया निकाल सकते हैं. सो फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए क्या हो जाएगा, Q बाय VCR डैश, and that will be equal to discharge है हमारे पास 45 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 45.516 मीटर स्क्वायर. इसके बाद वंस यू हैव गॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेक्स्ट इज व्हाट, हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना होगा. क्या लिखना होगा, अज्यूमिंग द सेक्शन टू बी ट्रेपेजॉइडल. सो एज पर कैनेडी, अज्यूमिंग द कैनाल सेक्शन टू बी ट्रैपीजॉइडल. ये लिखना चाहिए जब कभी भी आप जैसे कन्वेंशनल क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं. ठीक है, अज्यूमिंग द सेक्शन टू बी ट्रैपीजॉइडल एज पर कैनेडी के हिसाब से आप इसको ट्रैपीजॉइडल ले सकते हैं. हम नहीं ले रहे, कैनेडी ने कहा ट्रैपीजॉइडल लेने के लिए एज पर कैनेडी. सो अगर ऐसा है तो एरिया हो जाएगा BD प्लस D स्क्वायर बाई 2. ये फिक्स है किस तरह के ट्रैपीजॉइडल सेक्शन के लिए, जिसका बेस विड्थ b है, डेप्थ ऑफ द फ्लो d है और साइड स्लोप्स हैं हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. ये हम जान रहे हैं पहले से. ठीक है, हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. ठीक, तो अब ऐसे में यहाँ से b निकाल लेंगे. ये है 45.516 इज इक्वल टू b इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2. तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 बाई 2, 45.516 माइनस दिस वैल्यू डिवाइड बाई 2.5 गिविंग अस 16.96. सो विड्थ आ गया 16.96 मीटर. विड्थ आ गया 16.96 मीटर. यहाँ से नेक्स्ट हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर. तो फाइंड वेटेड पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या, B प्लस
d√5, तो ये b प्लस d√5 हो जाएगा 16.96 प्लस 2.5 √5. सो ये हो गया 2.5 √5 प्लस 16.96 गिविंग अस 22.55 मीटर. उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड r इज इक्वल टू a बाई पी इज इक्वल टू एरिया हमें दी हुई है, हमने निकाल ली 45.516 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 2.018. तो ये हो गया r का वैल्यू. वंस यू हैव गॉट r देन यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल मीन वेलोसिटी. एक्चुअल मीन वेलोसिटी किससे निकालेंगे, चेज़ीज़ फार्मूला से, c√/rs करके. ठीक है, ये वही डिज़ाइन स्टेप्स में फॉलो करते जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है ये. दीज आर द सेम थिंग्स विच यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, द सेम थिंग्स आई एम जस्ट फॉलोइंग इट थ्रू, दैट्स इट. So V is equal to c√/rs. We have to find out the value of c. We already know the value of r. We have got already the value of s in the question itself. So we have to find out the value of c. C is found out by which formula we have seen already? That is found out by Cutter's formula. चलिए Cutter's formula को यहाँ पे लगाइए. क्या होता है ये? 123 plus 1 by n, that is 0.0225 plus 0.00155 by s, that is 16 by 10 to the power 5. मैंने स्लोप का क्या किया है, यूनिट लेस कर दिया, तभी उसको यहाँ पे पुट कर पाएंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 by s, that is 16 by 10 to the power 5 into n, that is 0.0225 divided by √r. r हम निकाल चुके हैं 2.018. So from here my dear friends it will be 0.00155 divided by 16 into 10 to the power 5 plus 23 multiplied by 0.0225 divided by √2.018. ठीक है, इसमें 1 को मैं ऐड कर दूँ तो 1.5177 आ रहा है डिनोमिनेटर, 1.5177. न्यूमरेटर चेक कर लेता हूँ, 0.00155 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड देन प्लस 23 प्लस 1 बाय 0.0225. तो यहाँ से आ रहा है 77.132, 1319 है, 132 कर दिया उसको. ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5177. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 50.82. ये आ रहा है 50.82, 50.82 ये वैल्यू आ रही सी की. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चेज़ीज़ फार्मूले से एक्चुअल मीन वेलोसिटी निकाल लेंगे. v इज इक्वल टू सी, ये हो गया 50.82 √/rs. r इज 2.018 मल्टीप्लाइड बाय 16 बाय 10 टू द पावर 5. तो ये हो जाएगा 2.018 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5. इसका हमने ले लिया रूट, मल्टीप्लाई कर दिया 50.82 से. ये आ रहा है 0.913 मीटर पर सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी नाउ कि VCR डैश जो आ रहा था, VCR डैश कितना आ रहा था, 0.988 मीटर पर सेकेंड. और V जो है चेज़ीज़ फार्मूला से वो VCR डैश से डिफरेंट है, कम है, वो है 0.988, ये है 0.913, मतलब 0.07 का डिफरेंस के आसपास है, 0.07 डिफरेंस तो है. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू बड़ी है उसको कम करना होगा. नेक्स्ट इटरेक्शन में फिर चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यूज़ नज़दीक आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं. तो क्या करेंगे, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा, सो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट सेशन इन द थ्योरी, राइट. इन द नेक्स्ट इटरेशन वी हैव टू रिड्यूस अवर डेप्थ. सो लिखेंगे यहाँ पर, सिंस VCR डैश इज ग्रेटर देन V, देयरफॉर रिड्यूसिंग D इन नेक्स्ट ट्रायल, रिड्यूसिंग D इन नेक्स्ट ट्रायल, अगले ट्रायल में डेप्थ को रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, तो अब ऐसे में ट्रायल 2 पे आते हैं. अब हम आते हैं ट्रायल नंबर 2 पे. तो यहाँ तक सब क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर. मैं बता दूँ ट्रायल नंबर 1 में क्या किए, मैं फिर से बताऊँगा. ठीक है, क्या किए, सिंपल है. देखो, याद करना भी बहुत सिंपल है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ. याद करना क्यों सिंपल है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है भाई. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है. जस्ट यू हैव टू कंपेयर बिटवीन व्हाट कैनेडी इज सेइंग इज सपोज टू बी दैट वेलोसिटी. इफ यू वांट टू प्रिवेंट स्काउरिंग एंड सिल्टिंग, दैट शुड बी द वेलोसिटी, and Chesy is saying that is the velocity. So you are comparing these two. Now to get this value of VCR dash, think logically. कुछ रट्टो वट्टो मत भैया, प्लीज रटना वटना नहीं है, लॉजिकली सोचिए.
कि VCR डैश जो होगा, VCR डैश जो होगा वो डेप्थ से निकलेगा, तो डेप्थ अज्यूम करना पड़ेगा। V जो निकलेगा वो C, R और S से निकलेगा। S हमको दे दिया है, नहीं दिया रहता तो भी हम जानते हैं हम अज्यूम कहाँ से कहाँ तक के कर सकते हैं, हम कर लेते हैं। R हमको पता है A/P है, तो P क्या है, वेटेड पेरीमीटर के लिए विड्थ चाहिए। अच्छा, विड्थ के लिए एरिया चाहिए, ठीक है ना, तो एरिया के लिए VCR डैश तो हमने अज्यूम कर ही लिया है, Q/VCR डैश गिविंग यू एरिया। तो स्टेप्स खुद ब खुद बन रहे हैं बिना हमारे बनाए, अपने आप नेचुरली स्टेप्स बन रहे हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो जब भी सवाल आए आपके दिमाग में, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है हमें करना है कंपेयर, कंपैरिजन। गॉट द पॉइंट। चलो ट्रायल 2 पे आते हैं। सोचो क्या लोगे नेक्स्ट डेप्थ, अज्यूम D वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अज्यूम लेट अस सपोज D इज इक्वल टू 1.5 मीटर मान लो, ठीक है, 1.5 मीटर। तो अब ऐसे में देख लो, D 1.5 लिया हमने, तो मैं वही स्टेप्स को फिर से फॉलो कर रहा हूँ। VCR डैश इज 0.55 D टू द पावर 0.64, सो D टू द पावर 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 गिविंग अस 0.713 मीटर पर सेकेंड। हमने डेप्थ को कम किया, वेलोसिटी कम हुई। अब देखेंगे शायद V के बराबर आ जाए, चेक करेंगे, ठीक है। और फाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इज Q/VCR, सो Q है हमारा 45 डिवाइड बाय दिस 63.11 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब अगर ऐसा है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है दोस्तों BD प्लस D स्क्वायर बाय 2, BD प्लस D स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये आ रहा है ना कैमरे में, ठीक। BD प्लस D स्क्वायर बाय 2, तो ये है 63.11 इज इक्वल टू B इंटू 1.5 प्लस 1.5 स्क्वायर बाय 2, तो 63.11 माइनस, मैं इसको ये कर रहा हूँ 2.25 बाय 2, ठीक है, और डिवाइड बाय 1.5, तो ये आ रहा है 41.328, विड्थ आ रहा है 41.328 मीटर, ठीक। एक बार मैं फिर से चेक करना चाहूँगा, 1.5 डिवाइड बाय 2 एंड 63.11 माइनस दिस वैल्यू डिवाइड बाय 1.5, करेक्ट, 41.328, ठीक है। तो ये जो विड्थ आया है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, B प्लस D रूट ओवर 5, तो 41.328 प्लस D रूट ओवर 5, ये वैल्यू ऐसा, तो B प्लस D रूट 5 आ गया 44.682 मीटर। R की वैल्यू आ जाएगी, R इज A बाय P, तो एरिया है 63.11, पेरीमीटर है हमारे पास 44.682, ये आ रहा है 1.4124 लिख सकते हैं, चलेगा। तो ये आ गया R। अब यहाँ से हम C निकाल लेंगे पहले तो, क्योंकि V इज इक्वल टू C रूट ओवर RS में पुट करना है, और हमको पता है कि C किस पे डिपेंडेंट है, C जो वैल्यू है वो R पे डिपेंडेंट है, C की वैल्यू R पे डिपेंडेंट है। जैसे पहले ट्रायल का R आया 2.018, तो हमने पहले ट्रायल के R से पहले ट्रायल का C निकाल लिया, C का वैल्यू अभी फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो C का वैल्यू फिर निकालेंगे हम, तो दैट विल बी 23 प्लस 1 बाय m 0.0225 प्लस 0.00155 बाय s। इतनी बार मैं करा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग को फॉर्मूले भी साथ साथ याद होते चले जाएं। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि फॉर्मूलों के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। 23 प्लस 0.00155 बाय s इंटू n बाय रूट ओवर r, n इज 0.0225 बाय रूट ओवर r, दैट इज 1.412। यहाँ से C का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, 0.00155 बाय s, तो ये हो गया अपने पास इतना, प्लस इसमें किया मैंने 23, मल्टीप्लाई किया 0.0225 से, डिवाइड किया रूट ओवर 1.412 से, और इसमें 1 को ऐड किया, तो 1.6189, इट इज़ डिनोमिनेटर इज कमिंग 1.6189, और ये है 0.00155 बाय s एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 प्लस 23 प्लस 1 बाय 0.0225, all righty, so this is 77.1319 divided by 1.6189, ठीक। यहाँ से C का वैल्यू आया 47.9
47.644, ठीक है। अब c का वैल्यू आ गया तो v निकाल लो, 47.644 रूट ओवर r की वैल्यू क्या है 1.412 है इस केस में, बाय s मल्टीप्लाइड बाय s इज़ नॉट चेंजिंग, s इज़ द सेम, तो ये हो गया हमारे पास 16/10⁵ multiplied by 1.412 root over this value multiplied by 47.644, 0.716 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे आके देखिए ये कितना आ रहा था 0.713 मीटर पर सेकेंड, वो आ रहा है 0.716 मीटर पर सेकेंड। हार्डली देयर इज अ डिफरेंस, 0.003 पे पहुंच गए, पहले 0.7 का था अब 0.03 के डिफरेंस पे आ गए। देयरफॉर वी विल राइट डाउन इन आवर मेंस और कन्वेंशनल एग्जामिनेशन कि सिंस लिखना है आपको, वहां पे क्या लिखना है, सिंस VCR डैश is nearly equal to V and we have other questions to solve also, therefore adopting the design, what is the design, just make it and they will be more than happy। so यहाँ पे आप ये बना के बता दो कि भाई ये जो विड्थ हमने ली है, डेप्थ ली है वो है 1.5 मीटर और ये जो विड्थ है, सो जो ये विड्थ है दैट इज हाउ मच, कितना था आया था विड्थ, ये 41.328। तो एक रफ स्केच बना करके दिखा दो, दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। उसके बाद कैनेडी ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी फ्री बोर्ड की, दोस्तों बात समझो, कैनेडी ने फ्री बोर्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। फ्री बोर्ड क्या होता है, फ्री बोर्ड होता है जो ऊपर में हम थोड़ी सी खाली स्पेस छोड़ देते हैं, बस यहाँ पे फ्री बोर्ड लिख के छोड़ देना, दैट्स इट, फ्री बोर्ड लिख के छोड़ देना, क्योंकि कैनेडी ने फ्री बोर्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, ठीक। फ्री बोर्ड क्या होती है, खाली जगह होती है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्पिलिंग एंड ऑल्सो टू अकोमोडेट सम अदर डिस्चार्ज इफ एट ऑल इट कम्स। जैसे मान लो रेनफॉल हो गई, आकस्मिक रेनफॉल हो गई, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई, उसको अकोमोडेट करना हो तो ऐसे करके एक फ्री बोर्ड होना चाहिए। हम भाई किसी को अगर मान लो ग्लास ऑफ वाटर कोई घर में मांगता है तो हम लोग उसको पूरा ऊपर तक के लबालब भर के देते हैं क्या, नहीं ना, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं टू अवॉइड स्पिलिंग। उसी तरीके से यहाँ पे भी टू अवॉइड स्पिलिंग फ्री बोर्ड दिया जाता है। वैल्यू कैनेडी ने नहीं दी, जहाँ पे दी है वहाँ मैं बताऊँगा, लाइंड कैनाल्स में कोड में दी हुई है फ्री बोर्ड की वैल्यू, तो वो मैं आपको टेबल बताऊँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप सिर्फ फ्री बोर्ड लिखकर छोड़ देना, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कैनेडीज थ्योरी का क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप समझ गए, ठीक है। आपको बस नियरली इक्वल पे आना है, एकदम बराबर करने की जरूरत नहीं है। 2-4-5% इधर उधर है तो भी चलेगा, ये तो 2-4-5% भी नहीं, 0.5% होगा, बस इतना ही होगा डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है। तो इसी कारण इट हार्डली मैटर्स, और ये इटरेटिव प्रोसीजर है, ट्रायल कर करके निकाल रहे हैं। तो एग्जैक्ट तो इक्वेशन से निकलता था अगर कैनेडी इक्वेशन देता तो, क्योंकि उसने एक ही इक्वेशन दी है तो हमारे पास मेथोडोलॉजी जो है वो ट्रायल बेस्ड मेथोडोलॉजी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। चलिए भैया लेफ्ट वाला दिखा दो पूरा, इसके वाला एक बार दिखा दो पूरा, आ गया पूरा स्क्रीन में, ठीक। अब राइट वाला दिखा दो, आ गया पूरा, ठीक। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ द लेसीज सिल्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारे पास दैट इज लेसीज सिल्ट थ्योरी। बिफोर गोइंग इनटू दिस आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट कैनेडीज थ्योरी इज नॉट ओवर येट, अभी ओवर नहीं हुई है। एक बार लेसीज थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है, उसका फिर हम कंपैरिजन करेंगे ना जब कैनेडी और लेसी का, तब वहाँ पे कुछ और थ्योरी के पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। लेसीज थ्योरी में कैनेडी के बाद, आफ्टर कैनेडी, लेसी ऑल्सो डिड सम ऑफ हिज एनालिसिस in the Ganga basin, as we know that he was chief engineer in UP PWD at that time in 1925, and he proposed his theory at around 1935. That means it was validated at around 1935. तो कैनेडी के काफ़ी बाद में लेसी आया, ठीक है। अब हुआ यूँ कि कैनेडी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो अभी हमने देखा भी, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो हमने देखा कि इटरेटिव प्रोसीजर है, कर करके देखो ऐसा टाइप का है। तो लेसी ने कहा कि दैट इज़ क्वाइट सम टीडियस टास्क टू डू, एंड देयरफॉर देयर शुड बी अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सॉल्व द होल प्रॉब्लम, ठीक। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए
जिसके चलते हम लोग, जिसका यूज से हम लोग सारे के सारे पैरामीटर्स, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स को निकाल लें, जैसे कि बेस विड्थ b है, डेप्थ ऑफ द फ्लो d है और बेड स्लोप s है। 3 है वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं, राइट। तो ऐसे में कितनी फंडामेंटल इक्वेशंस हमको चाहिए? 3 चाहिए। 3 रहेंगी तब जाके हम लोग जो है इन तीनों को ईजिली निकाल पाएंगे। तो लेसी ने इसी पे काम किया। लेसी ने भी ऑब्जर्वेशन लिए बहुत सालों तक, इनफैक्ट 18 ईयर्स तक के लेसी ने ऑब्जर्वेशन लिया था, 18 साल तक। कहाँ पे? गंगा बेसिन में, जो कैनाल्स फार्मर्स ने बना के रखे थे बहुत सालों से, उस गंगा बेसिन में लेसी ने भी अपने ऑब्जर्वेशंस लिए और ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ कंक्लूजन्स प्रोवाइड करवा दिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या कंक्लूजन लेसी ने दिए अपने 18 साल की रिसर्च के बाद, क्या कंक्लूजन उसने दिए। ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना आपको अगले आधे घंटे में, लेसी को ये करने में लग गए 18 साल। तो ये रिसर्च का खेल होता है, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसी कारण अभी हमें क्या करना है, इंजीनियरिंग अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो आपको ये भी समझना होगा कि हम एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा काम करेंगे, रिसर्च पार्ट पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बिकॉज रिसर्च स्पेशली इन इंजीनियरिंग टेक्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। आप देख रहे हो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, एक से एक ब्रिलियंट माइंड्स हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, है ना। वो लोग भी अभी तक के कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं कि जिसको भी पहले जो बने तो भैया एक नोबेल प्राइज़ एक और मिल जाए। आप समझ रहे हो, रिसर्च बहुत बड़ा काम होता है, कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। और रिसर्च करने के बाद फिर उसके कंक्लूजन्स देना। तो हम जो इंजीनियरिंग में करते हैं, ये आपको बहुत ही क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि आपको फिलहाल के लिए रिसर्च के रिजल्ट्स पे फोकस करना है, रिसर्च के रिजल्ट्स पे फोकस करना है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसा सब सुनने के बाद फिर खुद के रिसर्च पे लग जाते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता, तो ऐसा होता या वैसा होता तो क्या होता, वो आप रिसर्च करके देख पाएंगे कि क्या होता, ठीक है। बहरहाल फिलहाल जो इन्होंने रिसर्च करके हमें कंक्लूजन दिया, हमें उसे अप्लाई करना सीखना होगा। गॉट द पॉइंट क्लियर? आई होप दैट्स क्लियर। सो चलिए लेसी सिल्ट थ्योरी पे आते हैं। लेसी ने कहा कि एक ऐसा चैनल इमेजिन करो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जो एक इमेजिनरी चैनल है, और उस तरीके के चैनल को उसने कहा एक आइडियल चैनल। एक आइडियल चैनल, जैसे आप सोचते हैं अपने लिए एक आइडियल कि मैं रोज़ इतने घंटे पढ़ाई तो करूँगा ही और गेट में इतने नंबर लाऊंगा ही और इस IIT में जाऊँगा ही या इस PSU में जाऊँगा ही। PSU में जॉब कम है तो ठीक है, बट सोचते हो कि कुछ ना कुछ इस तरीके का, और इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड भी, तो वो आपका एक आइडियल सिनेरियो है। लेकिन सम ऑफ यू डेविएट अ लॉट फ्रॉम योर आइडियल सिनेरियो ऑन अ डेली बेसिस, सम ऑफ यू डेविएट अ लेस। लेकिन डेविएशन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत तो डेविएशन हो ही जाता है ना। तो इट मैटर्स कि कौन कितना ज़्यादा डेविएट करता है, कौन कितना कम डेविएट करता है। तो पहले हम उस आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। इस चैनल को लेसी ने कहा एक आइडियल चैनल, ये एक ऐसा स्टेबल या रेजीम चैनल है जिस पर्टिकुलर चैनल में ना ही सिल्टिंग हो रही ना ही स्काउरिंग हो रही। ऐसा चैनल जिसमें कि सिल्टिंग भी नहीं हो रही है और स्काउरिंग भी नहीं हो रही है। नो सिल्टिंग नो स्काउरिंग। क्या इसका मतलब ये है कि क्या इसके पानी में सिल्ट प्रेजेंट नहीं है? डेफिनेटली सिल्ट प्रेजेंट है। ये बना भी सेम मिट्टी का है, जिस मिट्टी का ये बना है उसी मिट्टी को ये कैरी भी कर रहा है, क्योंकि आसपास में वही मिट्टी पाई जाती है। In the nearby areas, the same soil is found, and therefore it is made up of same soil. It carries also the same soil. Got the point? Now see that this is an ideal channel because at all times it contains a constant discharge. It contains a constant discharge because understand, अगर discharge fluctuate करेगा ना तो नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग कंडीशन जो होगी वो चेंज होने लग जाएगी। डिस्चार्ज ज़्यादा पास कराने लग दिए, पता चला वेलोसिटी बढ़ गई, स्काउरिंग होनी शुरू हो गई। डिस्चार्ज कम कर दिए, वेलोसिटी मान लो कम हो गई, एरिया भी कम होगा, वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, तो क्या होगा? तो ऐसे में सिल्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे चैनल का डिस्चार्ज है कांस्टेंट थ्रू आउट ऑल टाइम्स। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कीप द डिस्चार्ज कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स? नो। Therefore, it's an ideal case, an ideal channel. ठीक है? Moreover, this silt which it is carrying
this silt which it is carrying and this silt with which it is made are same. ये दोनों सिल्ट कैसे हैं? सेम है, मतलब जिस सिल्ट का ये बना है और जो सिल्ट ये कैरी कर रहा है, ये दोनों सिल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम है दोस्तों। अगर ऐसा कोई चैनल है जिसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन की बात हो रही है, तो इस तरीके के चैनल के करस्पॉन्डिंग जो रेजीम बताई जाती है, जो कभी चेंज नहीं होती, जैसा चैनल अभी दिख रहा है 1000 साल के बाद भी चैनल ऐसा ही दिखेगा, ऐसे हाइपोथेटिकल चैनल की रेजीम को, ऐसे हाइपोथेटिकल चैनल की रेजीम को हम कहते हैं ट्रू रेजीम। ऐसे हाइपोथेटिकल चैनल की रेजीम को हम कहते हैं ट्रू रेजीम, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हम अगर एक, क्या इसका मतलब ये है कि हम आइडियल केस अपने लिए बनाए ही ना? क्या हम ये सोचे ही ना कि हम दिन में इतने घंटे पढ़ेंगे तब जाके हमारा कोर्स ख़त्म होगा? डेफिनेटली हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे, तब जाके हम उसके नियर पहुंच पाएंगे। जब हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे, तब हम उसके नियर पहुंच पाएंगे। तो इसको बताया ही इसलिए गया है कि समझो ये एक स्टूडेंट का आइडियल टाइम टेबल है और जो रियलिटी में हो रहा है वो उससे हल्का सा डेविएट भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा डेविएट हो सकता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रियल या फिर आर्टिफिशियल चैनल की। किसकी बात कर रहे हैं? रियल या फिर एक आर्टिफिशियल चैनल की, जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें डिस्चार्ज भी कांस्टेंट नहीं हो पाता है हर टाइम पे, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी सिल्टिंग होती है, कभी स्काउरिंग होती है। तो एक रियल या आर्टिफिशियल चैनल के करस्पॉन्डिंग लेसी ने ऑब्जर्व किया। लेसी ऑब्जर्व्ड 2 स्टेजेस। उसने ऑब्जर्व किया कितने स्टेजेस? 2 स्टेजेस। जब हम एक कैनाल को नया बनाते हैं, मिट्टी के कैनाल को नया बनाते हैं, तो वो खुद ब खुद सिल्टिंग या स्काउरिंग होते होते ट्राई करता है स्टेबिलिटी लाने का। लाइट शायद फ्लिकर हुई ना, अभी चलेगा, अभी आ गई है ना? सही आ रहा है? ठीक है। सो हम ट्राई करते हैं, वी ट्राई दैट द चैनल ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी, द चैनल इटसेल्फ ट्राइज। अगर बहुत ज़्यादा स्काउरिंग होनी होगी तो हो जाएगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो स्काउरिंग से, बात समझना बड़े ध्यान से, लेसी ने क्या बोला? लेसी ने बोला कि कैनाल जो आप बनाते हो वो खुद ब खुद स्टेबल होने की तरफ जाता है, वो अपने आप को ही स्टेबल करता है। कैसे करता है? इमेजिन करो, इमेजिन करते जाओ मेरे साथ साथ। जैसे आपने कैनाल बनाया, आपने बहुत हाई फ्लो वेलोसिटी पे कैनाल को बना दिया, मान लो हाई फ्लो वेलोसिटी पे कैनाल को बना दिया। अभी क्या होगा? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें क्या होगा? स्काउरिंग होनी शुरू हो जाएगी रैंडमली, जिसकी वजह से क्या होगा? एडी का फॉर्मेशन होगा। एडी फॉर्मेशन अगर होगा, रैंडम फ्लोज अगर होंगे, तो ऐसे में हेड लॉस होगा। हेड में वेलोसिटी का कंपोनेंट भी आता है, तो वेलोसिटी में गिरावट आएगी। तो आपने बनाया था वेरी वेरी हाई वेलोसिटी के लिए, कुछ वेलोसिटी में गिरावट आई, तो आपकी जो ऐसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी कुछ समय के बाद आएगी जिसमें वेलोसिटी ना ही स्काउर कर पाएगी, और जो पार्टिकल्स पानी में प्रेजेंट होंगे वो डिपॉजिट यानी तो सिल्ट भी नहीं कर पाएंगे। सिल्टिंग या डिपोजिशन विल ऑल्सो बी अवॉइडेड। तो इसको कहते हैं नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग कंडीशन। आ गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये कंडीशन खुद ब खुद आ गई। लेकिन ऐसा कितने टाइम में आएगी? तो टाइम के रिस्पेक्ट में लेसीज थ्योरी चुप है। ये लेसी का ड्रॉबैक भी है। लेसी ने बोला कि समय के साथ साथ कैनाल खुद को स्टेबल करता चला जाता है। जैसे जो एडी फॉर्मेशन होते हैं, उनसे जो लॉसेस होते हैं वो वेलोसिटी को खुद ब खुद कम कर देते हैं, और ऐसे में कैनाल में अपने आप स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब वेलोसिटी खुद ब खुद कम होती जाती है, लॉस होते चला जाता है। तो ऐसे में स्काउरिंग की टेंडेंसी धीरे धीरे पानी की कम होने शुरू हो जाती है। अब ऐसा बहुत समय तक चलता रहेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्काउरिंग कर रहा था, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी कम स्काउरिंग किया। अब इतनी कम से कम स्काउरिंग हो रही है कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि स्काउरिंग हो रही है कि नहीं। तो इट इज ट्राइंग टू, दिस कैनाल इज ट्राइंग टू अटेन अ ट्रू रेजीम कंडीशन। तो ऐसे करके धीरे धीरे एक कैनाल जो है अपने रेजीम कंडीशन पे आता है, अपने रेजीम कंडीशन पे धीरे धीरे कैनाल आता है। सिमिलरली आप सोच सकते हो सिल्टिंग के केस में भी, अगर आपने बहुत कम वेलोसिटी के लिए मान लो इनिशियली डिज़ाइन कर दिया, बहुत कम वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन करोगे तो क्या होगा? सेटलमेंट होगा। बहुत कम वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन करोगे तो सेटलमेंट होगा, आपका एरिया कम होने लग जाएगा।
आपका डिस्चार्ज आपने उतना ही मेंटेन किया, आपका एरिया कम होते जा रहा है। तो वहाँ से उस डिस्चार्ज को पास कराने के लिए क्या होगा, बेड स्लोप खुद ब खुद एडजस्ट करेगा और वेलोसिटी को बढ़ाने लग जाएगा, ताकि वहाँ से डिस्चार्ज पास होते चला जाए। तो ये लेसी के ऑब्जर्वेशंस थे कि चाहे आप बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन करें या बहुत कम वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन करें, दोनों ही केसेस में एक ऐसा कंडीशन जरूर आएगा। कितने टाइम में आएगा ये बात उसने नहीं बताई, और ये ड्रॉबैक में हम लिखेंगे भी कि लेसी डिड नॉट सिग्निफाई द टाइम in which this condition comes, but yes, he is sure about it that this condition is bound to come. Why he is sure? Because those farmers who have made these canals, ऐसे फार्मर्स जिन्होंने कैनाल्स बना दिया है पिछले हजारों सालों में, वो कैनाल स्टेबल हो चुके हैं। तो ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि ऐसा होता है। और कितने समय में होता है उसको भी नहीं मालूम, तो ये हमको भी नहीं मालूम। ठीक है, तो अब बात समझो कि ये एक रेजीम कंडीशन पे धीरे धीरे आएगा। अच्छा, ऐसी रेजीम कंडीशन जिसमें एडीज बन रहे हैं बेस से, एडीज बन रहे हैं साइड स्लोप्स से, और ऐसे में एक एडी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी ऑब्जर्व होगा। एडी क्या है? रैंडम फोर्स है। रैंडम फोर्स इधर उधर पानी के रफनेस की वजह से, इधर उधर घूमने की वजह से एडी एक रैंडम सा फोर्स है। इसी कारण से गोल गोल दिखा देते हैं। ये बताता है रैंडमनेस, कोई नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसका एक कंपोनेंट, इन सारे फोर्सेस का एक नेट कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ। लेट्स से दैट इज W। तो जब स्टेबिलिटी आएगी ना दोस्तों, तो ऊपर में जो सिल्ट के पार्टिकल्स हैं उनका वेट W बैलेंस हो जाएगा इस W से फॉर अ गिवन वेलोसिटी। This is going to happen. When it is going to happen, again I am telling for the 5th time, कब होगा ये नहीं पता, लेकिन कई सालों में ऐसा हो जाएगा। अगर आपने इनिशियली कोई रियल या आर्टिफिशियल कैनाल को आपने बनाया है, तो रियल या आर्टिफिशियल कैनाल धीरे धीरे अपने रेजीम की तरफ आता है और कोशिश करता है कि वो एक आइडियल चैनल की तरह बिहेव करे। अब ऐसा आने में बहुत समय लग जाता है और उस दौरान वो 2 स्टेजेस ऑफ रेजीम को अटेन करता है। 2 स्टेजेस ऑफ रेजीम। कौन सा है पहला स्टेज? पहला स्टेज कहलाता है इनिशियल रेजीम। पहला स्टेज कहलाता है इनिशियल रेजीम। इनिशियल रेजीम एक ऐसी रेजीम है माय डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड बेड स्लोप, क्या डेप्थ ऑफ द फ्लो and bed slope, they tend to become constant, but the base width B is still a variable. Depth of the flow, ध्यान रखिएगा, depth of the flow and bed slope is constant and the base width B is still a variable. Base width B is still a variable. ये अभी भी क्या है? एक वेरिएबल है। ऐसे में बात समझना, हमारे पास 3 अननोन है, तो D और S उसमें से कांस्टेंट हो गया है, B अभी भी वेरी कर रहा है। धीरे धीरे B वेरी करते करते ऐसे स्टेज पर आएगा जब B भी कांस्टेंट हो जाएगा, बेस विड्थ भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ऐसे में ये जो B है, D है और S है, तीनों हो जाएंगे कांस्टेंट, और इस रेजीम को हम कहते हैं फाइनल रेजीम। फाइनल रेजीम एक ऐसी रेजीम है जो कि अप्रोच करती है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एज कंपेयर टू एन आइडियल चैनल और अ ट्रू रेजीम। बट एक नए बनाए हुए चैनल को बहुत समय लग जाता है इस फाइनल रेजीम में पहुंचने के लिए। एक नए बनाए हुए चैनल को बहुत समय लग जाता है इस फाइनल रेजीम में पहुंचने के लिए, जहां पे B, D और S तीनों कांस्टेंट होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहले इनिशियल रेजीम में D और S कांस्टेंट होते हैं और B होता है अभी भी वेरिंग, अभी भी वेरिएबल। बहुत सारे लिटरेचर्स में इसका उलट लिख देते हैं, इसका उल्टा, कि B हो जाता है कांस्टेंट, D और S वेरिएबल, या फिर अपने अपने इसके वर्जन्स देते हैं। लेकिन हम किसको फॉलो करेंगे? हम IS कोड को फॉलो करेंगे, और वो है IS 7112। ठीक, तो दुनिया भर के लिटरेचर्स हैं, हमारे इंडियन ऑथर्स ही बहुत सारे हैं। बहुत सारे इंडियन ऑथर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कोड भी नहीं पढ़ा है ठीक से, और जो किसी बुक में गलत लिखा है वो एज इट इज़ छाप दिया इधर। तो डोंट बिलीव व्हाट एवरीथिंग इज़ रिटन इन द बुक। ऐसा नहीं है कि किसी ने छाप दिया है तो सही ही होगा, हमें खुद का भी दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हम उसको, उस चीज़ को सही मानेंगे जो IS 7112 में दी हुई है।
ठीक। और उसमें ये चीज़ बताई गई है कि इनिशियल रेजिम डी और एस कांस्टेंट होता है, बी जो होता है वो वेरिएबल होता है। अब इसीलिए मैं एक पॉइंट लिखा दूंगा नोट में कि डिफरेंट लिटरेचर्स टेल डिफरेंटली अबाउट दीज थिंग्स, हाउएवर फॉर अस दिस विल बी द करेक्ट वन, ठीक है, ये हमारे लिए करेक्ट होगा, ठीक। अब जो लेसी ने कुछ इक्वेशंस डेवलप की, ऐसी टेस्टिंग के बाद कुछ इक्वेशंस डेवलप की। अब लेसी ने ये ऑब्जर्वेशन लिया, लेसी ऑब्जर्व दीज टू स्टेजेस जहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। अब लेसी ने क्या किया, कुछ इक्वेशंस दी। लेसी की इक्वेशन तभी वैलिड है जब तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं, यानी कि या तो फाइनल रेजिम में कह सकता हूँ वहाँ पे वैलिड है एक रियल या आर्टिफिशियल कैनाल की फाइनल रेजिम, या फिर एक हाइपोथेटिकल आइडियल कैनाल की ट्रू रेजिम। तो लेसी की इक्वेशंस वैलिड हैं ट्रू रेजिम या फाइनल रेजिम में, लेकिन इनिशियल रेजिम में वो वैलिड नहीं है। इनिशियल रेजिम में वो वैलिड नहीं है क्योंकि इनिशियल रेजिम में बी अभी भी कांस्टेंट नहीं हुआ है, बी अभी भी एक वेरिएबल है दोस्तों, बी अभी भी एक वेरिएबल है। तो इसी कारण अगर हम लेसी की इक्वेशन अप्लाई करें तो हम ये इनहेरेंटली समझ लेंगे, वी विल अंडरस्टैंड दैट either the channel might be in final regime or maybe it will be an ideal channel which never changes at all. Got the point? very very clear, right? ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है और वो ये है कि जो इक्वेशंस दी हैं लेसी ने उसके ना अलग अलग फॉर्म्स भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको कुछ बुक्स में अलग अलग इक्वेशंस दिखेंगी, कुछ बुक्स में कुछ और इक्वेशंस दिखेंगी, लेकिन बेस इक्वेशंस जो होंगी, बेसिक इक्वेशंस जो होंगी वो तीन ही होंगी। अच्छा, इन तीन को हम इधर का उधर, उधर का इधर कर करके 3 का 6, 7, 8 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी बेसिक इक्वेशंस ऑफ लेसी आर देयर, वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड देयरफॉर वी हैव 3 डिस्टिंक्ट डिफरेंट इक्वेशंस, वी हैव 3 डिफरेंट इक्वेशंस। गॉट द पॉइंट? इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने आपको 6 लिखवा दी तो 6 इक्वेशन हो गई लेसी की। लेसी की 3 ही हैं, आप उन तीनों, किन्हीं भी तीनों को आप पकड़ के उन तीनों से आप बाकियों को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशंस देखेंगे अभी, बट पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। गिव द हेडिंग लेसीज सिल्ट थ्योरी, गिव द हेडिंग लेसीज सिल्ट थ्योरी। लिखिए, in a channel constructed in alluvial soil, in a channel constructed in alluvial soil, in a channel constructed in alluvial soil to carry a certain discharge, to carry a certain discharge, in a channel constructed in alluvial soil to carry a certain discharge, comma, there will be scouring or silting, there will be scouring or silting, there will be scouring or silting, and the depth, comma, width, and the depth, comma, width, 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 and the bed slope, depth, comma, width, and the bed slope will undergo modifications, will undergo modifications, will undergo modifications until an equilibrium is attained by the channel, until an equilibrium is attained by the channel, until an equilibrium is attained by the channel, until an equilibrium is attained by the channel. Until an equilibrium is attained by the channel. Full stop. The channel is then said to have become, the channel is then, THE, and then said to have become, the channel is then said to have become
a regime channel, a regime channel, a regime channel, a regime channel. Full stop. Now give us a subheading ideal channel. Now give us a subheading ideal channel. लिखिए Lacey defined a theoretical channel Lacey defined a theoretical channel Lacey defined a theoretical channel called as ideal channel which possesses the following characteristics First, discharge is constant. Discharge is constant. Second, the soil is infinitely present, मतलब infinite है, मतलब हर जगह वही soil है. The soil is infinitely present and incoherent, मतलब non cohesive, कहीं पे भी cohesion नहीं लिया गया. Incoherent, infinitely present and incoherent, मतलब incoherent. Incoherent का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, नॉन कोहेसिव. इसका मतलब है नॉन कोहेसिव. ठीक है. तो हर जगह सॉइल एक ही तरह का है, इन्फाइनाइटली प्रेजेंट है, दूर दूर तक वही सॉइल आपको दिख रहा है जहाँ तक कैनाल है, और साथ ही साथ वो कोहेजन नहीं है उसके पास. ठीक है. Third one, it is carrying the silt of same character. It is carrying the silt of same character as the material of the channel. It is carrying the silt of same character as the material of the channel, जैसा कि हमने देखा. ठीक है, सेम है. चौथा, silt grade and silt charge is constant. silt का ग्रेड और silt का चार्ज दोनों ही चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट है. silt grade and silt charge is constant. मैंने बता रखा है आपको silt grade silt charge क्या होता है. ठीक है, दोनों को कांस्टेंट माना गया. चारों पॉइंट के बाद लिखिए, ये असर्शन रीजन में बहुत आते हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, चारों पॉइंट के बाद लिखिए, चेंज द पैराग्राफ एंड राइट, द चैनल विच पोजेस द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, the channel which possesses the above characteristics is said to be in a state of true regime. Is said to be in a state of true regime. Is said to be in a state of which regime? True regime. ठीक. All right. Next, now give a subheading: real or artificial channel. Real or artificial channel. Real or artificial channel.
लिखिए, द कंडीशंस फॉर एन आइडियल चैनल कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड. The conditions for an ideal channel cannot be fully satisfied. The conditions for an ideal channel cannot be fully satisfied in reality. And thus Lacey indicated that in the case of real or artificial channels, comma, in the case of real or artificial channels, comma, a newly constructed channel may undergo following two stages of regime. तो दोस्तों ठीक है, 2 स्टेजेस ऑफ रेजिम फॉलो करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप यहाँ पे समझ रहे हो ना, वो है मे अंडरगो. ऐसा क्यों लिखवाया? ऐसा क्यों नहीं लिखवाया कि विल अंडरगो फॉलोइंग 2 स्टेजेस ऑफ रेजिम? मे अंडरगो क्यों लिखवाया? ये खुद में एक असर्शन रीजन है. बात समझिए, ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल रेजिम और फाइनल रेजिम में जाएगा ही जाएगा. हो सकता है आपने धोखे से ऐसा चैनल डिज़ाइन कर लिया हो साइट में जिसमें पहला इनिशियल रेजिम आ ही चुका है, जिसमें डी और एस कांस्टेंट ही आ रहा है, बी ही वेरी कर रहा है. हो सकता है कि इनिशियल रेजिम वो पहले से अटेन कर चुका है, तो ये स्टेज आए ही ना, डायरेक्टली फाइनल रेजिम आ जाए. ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ये सब डिज़ाइनिंग के पहले हमको नहीं पता रहता है. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिज़ाइन करने के बाद डेटा मिलता है, और वहाँ से फिर हम लोग जो है जो फ्लो वेलोसिटीज़ का एस्टिमेशन, डिस्चार्ज का एस्टिमेशन फिर वहाँ से करते हैं. गॉट द पॉइंट? तो अभी इन्हीं को वेलोसिटी, डिस्चार्ज, इन सबको हमने क्या कर रखा है? इन सबको हमने हमारे डिज़ाइन पैरामीटर्स से रिलेट करके रखा है. तो कभी डिस्चार्ज दिया रहेगा तो हम डिज़ाइन पैरामीटर्स जैसे कि BDS निकाल लेंगे, कभी BDS दिया रहेगा तो हम वहाँ से डिस्चार्ज भी निकाल लेंगे कि इतना डिस्चार्ज कैरी कर पाएगा. तो ये इक्वेशन के फॉर्म में बनाया गया है. गॉट द पॉइंट? तो इट विल नॉट अंडरगो ऑलवेज, इट मे अंडरगो. तो दीज आर द 2 रेजिम्स, इट मे अंडरगो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा. हो सकता है कि हमने ऐसा चैनल बना दिया, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ चैनल इन सच अ वे दैट इट इज़ फाइनली अचीविंग दिस फाइनल regime. It has never come in the initial regime. This is just by chance. Okay, so write down. Next, give the heading initial regime. Initial regime. Write down. It is the first stage of stability. It is the first stage of stability attained by a channel. It is the first stage of stability attained by a channel after it has been put into service. It is the first stage of stability attained by a channel after it has been put, been put into service. It is the first stage of stability attained by a channel after it has been put into service. Full stop. A newly constructed channel first adjusts its D and S, its depth of flow and bed slope. फर्स्ट एडजस्ट इज DNS. ये क्या है? ये साइट की ऑब्जर्वेशन है जो लेसी ने हमको बताई कि पहले वो D और S को एडजस्ट करता है. फर्स्ट एडजस्ट इज D, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड द बेड स्लोप S, एंड अटेन्स अ टेम्पररी स्टेबिलिटी
and attains a temporary stability and attains a temporary stability and attains a temporary stability called as initial regime, called as initial regime, called as initial regime. Full stop. This regime is temporary because this regime is temporary because this regime is temporary because the base of the channel this regime is temporary because the base of the channel has not been so far adjusted. This regime is temporary because the base of the channel has not been so far adjusted. मतलब base of the channel अभी तक adjust नहीं हुआ है, has not been so far adjusted. तो जो मैंने आपको इनिशियल रेजिम की डेफिनेशन लिखवाई है वही लेनी है, IITs में वही फॉलो करते हैं, ठीक है। हम लोग भी यही डेफिनेशन फॉलो करते थे, ठीक है। IIT बॉम्बे में जब हम थे तो हम भी यही फॉलो करते थे। नोट में लिखिएगा एक पॉइंट, नोट में लिखिएगा एक पॉइंट, different authors suggest different authors suggest different authors suggest different definitions of initial regime. Different authors suggest different definitions of initial regime. However, different authors suggest different definitions of initial regime. However, the given definition is found to be most accurate. However, the given definition is found to be most accurate. UPSC भी यही फॉलो करता है। UPSC का जो रिलीज़ करता है आंसर की वगैरह, उसमें भी वो यही फॉलो करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। The given definition is found to be most accurate. All right, so don't worry. इधर उधर का मैं इसलिए लिखवा दिया कि आप क्या करेंगे फिर, नहीं तो कोई एक आध कोई बुक होगी पड़ी हुई, कोई पुरानी सी कहीं पे मिल जाएगी आपको, कहीं की लाइब्रेरी में आप देखेंगे, कॉलेज में होते हैं, फिर आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, चलो मेल डालते हैं। तो पहले से ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑल राइट, गिव अस अ हेडिंग नाउ। नेक्स्ट, फाइनल रेजिम। Give us a heading, final regime. Final regime. लिखिए, it is the ultimate stage of regime in which it is the ultimate stage of regime in which it is the ultimate stage of regime in which it is the ultimate stage of regime in which all the geometrical elements it is the ultimate stage of regime in which all the geometrical elements that is bed slope, all the geometrical elements that is bed slope, comma width, bed slope, comma width and depth are adjusted suitably. Width and depth are adjusted suitably. Are adjusted suitably. Are adjusted suitably. Full stop. This stability approaches this stability approaches this stability approaches this stability approaches true regime
दिस स्टेबिलिटी अप्रोचेस ट्रू रेजीम, ये अप्रोच करती है टूवर्ड्स ट्रू रेजीम, ठीक है, ट्रू रेजीम, एंड द इक्वेशंस डेवलप्ड बाय लेसी, दिस स्टेबिलिटी अप्रोचेस ट्रू रेजीम and the equations developed by Lacy are applicable to a canal, are applicable to a canal, are applicable to a canal which is either in true regime or in final regime, which is either in true regime or final regime. फुल स्टॉप, ठीक है। नोट में एक पॉइंट लिखिए और इंपॉर्टेंट भी है पॉइंट, तो स्टार मार्क करके लिखिएगा। स्टार मार्क करके लिखिए, फॉर अ चैनल टू अटेन फाइनल regime, for a channel to attain final regime, comma, it need not necessarily pass through initial regime. It need not pass through initial regime. It need not pass through initial regime. Got it? राइट, सो मैंने बड़े आराम से लिखा है, आई होप कि सब लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये बेसिक बताने के बाद जो लेसी ने इतने सालों की मेहनत के बाद जो है हमें ये दिया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लेसी की इक्वेशंस को देखेंगे और डिज़ाइन के स्टेप्स को समझेंगे। क्या यहाँ पे डिज़ाइन स्टेप्स जो होंगे वो इटरेटिव होंगे? क्या यहाँ पे डिज़ाइन स्टेप्स इटरेटिव होंगे? नहीं होंगे। हिट एंड ट्रायल बेस्ड अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि लेसी ने इक्वेशंस जो हमें दे दी हैं वो सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो लेसी की इक्वेशंस वैलिड है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 5वीं 6वीं बार बोल रहा हूँ, फाइनल रेजीम या ट्रू रेजीम पे अगर कोई कैनाल है उसी के लिए लेसी की इक्वेशंस वैलिड है। अगर कोई कैनाल इनिशियल रेजीम में होगा तो लेसी की इक्वेशंस उसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक। देखिए लेसी ने अपने जो जर्नल उसने छापा था, जो 1935 में उसका जो जर्नल अप्रूव हुआ था, वैलिडेट हुआ था, उसमें जो 3 इक्वेशन थी वो थी ये, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2/5 FR, ये पहली इक्वेशन थी, ठीक। दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी AF स्क्वायर इज इक्वल टू 140 v टू द पावर 5। तीसरी इक्वेशन जो थी वो थी v इज इक्वल टू 10.8 r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/3। हमारी आदत होती है 1/2 लेने की, आदत पड़ जाती है मैनिंग्स और चेजीज में। ये क्या है? s टू द पावर 1/3 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 3 बेसिक इक्वेशन उन्होंने दी थी, ये 3 बेसिक इक्वेशन, इन तीनों की ही मदद से फिर क्या किया गया, और भी इक्वेशंस डेवलप की गई। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है कि हमारे पास ना हमेशा गिवन जो रहता है, गिवन डिस्चार्ज रहता है कि क्रॉप को इतना डिस्चार्ज चाहिए, इतने लॉसेस हो रहे हैं, तो कैनाल को इतने के लिए डिज़ाइन करना है। फिर टाइम फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, तो वहाँ से डिज़ाइन डिस्चार्ज वगैरह निकाल सकते हैं। तो डिस्चार्ज पता रहता है। और ये जो आप F देख रहे हो कुछ नया है ये, जैसा कि वहाँ पे M था, कहाँ पे, कैनेडी थ्योरी में, वैसा ही ये F है यहाँ पे। इस F को बोलते हैं लेसीज सिल्ट फैक्टर। F और Q ये 2 ऐसी चीज़ें जो हमको दी रहती है और बोलते हैं डिज़ाइन करो। तो यहाँ पे इन इक्वेशंस की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन आप जानते हैं कि सिंस Q इज इक्वल टू A इंटू V, देयरफॉर A इज इक्वल टू Q/V, ये होगा। अब अगर मैं A इज इक्वल टू Q/V को यहाँ पे पुट कर लूँ तो दूसरा फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। कैसे इक्वेशन मिलेगा? यही इक्वेशन जो होगा अब ये बन जाएगा ऐसा। कैसा बनेगा? और ये चौथा इक्वेशन कह सकता हूँ मैं इसको। चौथा इक्वेशन कैसे कि ये हो गया हमारे पास Q/V इंटू F स्क्वायर इज इक्वल टू 140 V टू द पावर 5। ऐसे में दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा V इज इक्वल टू
क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 टू द पावर 1/6। ये एक और इक्वेशन बन के आ गई, ये चौथी इक्वेशन हो गई। ऐसे कर करके आप इधर का उधर, उधर का इधर कर करके इक्वेशंस निकाल सकते हैं। हमारी जो कन्वीनियंट फॉर्म की इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें रिलेशन Q और F का किसी और टर्म के साथ होता है। क्यों? क्योंकि यूजुअली गिवन हमें Q और F होता है क्वेश्चंस में, फिर डिज़ाइन करना होता है। ये बेटर होगा ना कि हम सारी इक्वेशंस को Q और F के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। इसी कारण ये जो है ना बाद में ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाले इक्वेशंस ज़्यादा पॉपुलर हो गए। जैसे कि दूसरी और एक और इक्वेशन S इज इक्वल टू F टू द पावर 5/3/3340 Q टू द पावर 1/6। ये इक्वेशन भी पॉपुलर है। इससे क्या निकल रहा है? डायरेक्टली बेड स्लोप निकल रहा है। ठीक है, एक और इक्वेशन जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में आती है, आप यहाँ से करके देख सकते हैं। R क्या? हाइड्रोलिक रेडियस, जो अब तक हम लोग देख रहे थे। तो ये आता है सिंपल 4.75 रूट ओवर क्यू, ये आ जाता है 4.75 रूट ओवर क्यू। ठीक, ये इक्वेशंस ना ज़्यादा पॉपुलर है और इनकी मदद से डिज़ाइन करना भी ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि इनको हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एफ क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके रखा है। अब मैं सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दूँ। v क्या है? v है हमारा मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन मीटर पर सेकेंड। किस में होगा? मीटर। ये सारी इंपेरिकल इक्वेशंस है तो यूनिट्स का आप ध्यान रखेंगे। ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी है एसआई यूनिट में लिखे हैं, इसमें सब कुछ आपको एसआई यूनिट में पुट करना है। r जो है वो है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस, जैसा कि होता है हाइड्रोलिक रेडियस किस में होता है? मीटर में। और ये a जो होता है वो होता है वेटेड एरिया मीटर स्क्वायर में पुट करेंगे। p जो है वो है हमारा वेटेड पेरीमीटर किस में पुट करेंगे? मीटर में पुट करेंगे। q जो है हमारा डिस्चार्ज है, दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, और क्या बच गया? बेड स्लोप का तो कोई यूनिट होता नहीं है, लिख देता हूँ बस, बेड स्लोप या लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। बेड स्लोप कह दो, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप कहो, बात एक ही है। ठीक, और इसके बाद बच गया हमारा f। f को कहते हैं हम लोग लेसीज सिल्ट फैक्टर। इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन इसको हम लोग ना डायमीटर से रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? लेसीज सिल्ट फैक्टर को निकालते हैं इस तरीके से 1.76 रूट ओवर DMM, ऐसे निकालते हैं 1.76 रूट ओवर DMM। ये लेसी की इक्वेशन इनके अलावा है, मतलब ये f को निकालने का लेसी ने अलग से तरीका दिया है। f इज इक्वल टू 1.76 रूट ओवर DMM। व्हाट इज DMM? DMM से ही याद रखो, अब D नहीं याद रखो। इससे क्या होता है, यूनिट में कंफ्यूज जाते हो। कभी स्ट्रिकलर फॉर्मूला लगाना है तो वहाँ पे डायमीटर मीटर में पुट करना है, ये इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे डायमीटर आपको mm में पुट करना है। तो DMM याद रखिए, रखिए याद ऐसे 1.76 रूट ओवर DMM। अब ऐसे में D क्या है? D है एवरेज डायमीटर ऑफ सिल्ट इन mm। एवरेज डायमीटर को हम लोग जो है ना D50 भी कहते हैं, इसको D50 भी कहते हैं। D50 मतलब वही 50% ऑफ द पार्टिकल्स फाइनर, 50% ऑफ द पार्टिकल्स कोर्सर, उस टाइप का, तो बीच का वाला डायमीटर। तो एवरेज डायमीटर ऑफ द सिल्ट इन mm, ऐसा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुई हमारी इक्वेशंस। आप याद सबको रखिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई सबको याद रखो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया गेट का जिसमें कि f दिया है, r दिया है, v पूछ रहा है। अब आपको ये इक्वेशन याद नहीं है तो आप इधर से इधर करते रह जाओगे। इसी कारण आप सबको याद रखिए। जो मैंने 6 इक्वेशंस लिखी हैं 6 की 6 याद रखिए। लेकिन अगर कोई पूछे कि लेसी की बेसिक इक्वेशंस कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं, और बाद में बाकी इधर से उधर आप डिराइव करके देख सकते हैं। तो मान लो समय नहीं कट रहा है लॉकडाउन में, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो ये इधर उधर करके देखो और ये इक्वेशंस डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, ऑल राइटी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सी द डिजाइन स्टेप्स। सो लेट अस सी द डिजाइन स्टेप्स एज पर लेसी। डिजाइन स्टेप्स एज पर लेसी, यहाँ पे ले आओ, आ गया इस तरफ पूरा। ठीक, डिजाइन स्टेप्स, इसमें देखो सबसे पहले हमारे को गिवन होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, गिवन होगा Q एंड F गिवन होगा, नहीं तो डायमीटर ऑफ द सिल्ट गिवन होगा। एवरेज डायमीटर सिल्ट का अगर दिया है तो वहाँ से आप F निकाल लोगे, तो ये यूजुअली गिवन होगा। अब यहाँ से आपको डिज़ाइन करना है, तो ये डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि डिज़ाइन आपको करना है, डिज़ाइन पहले नहीं दिया जाएगा,
पहले डिस्चार्ज और एफ दिया जाएगा और फिर आप डिज़ाइन करोगे कैनाल के सेक्शन को, ठीक। तो क्यू और एफ की मदद से आपका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, आप खुद ही सोचिए और बताइए। स्टेप नंबर 1 होना चाहिए वेलोसिटी को निकाल लो। तो फाइंड वी, वी क्या है, वी है क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 टू द पावर 1/6, वी आ गया। बताइए स्टेप 2 क्या होना चाहिए। स्टेप 2 हो जाएगा फाइंड वेटेड एरिया, एरिया क्यू बाय वी, एरिया क्या हो गया, क्यू बाय वी, तो एरिया निकल के आ गया। सिमिलरली स्टेप 3 पे आइए। स्टेप 3 फाइंड वेटेड पेरीमीटर ऑल्सो। वेटेड पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4.75 रूट ओवर क्यू, बस यहाँ से वेटेड पेरीमीटर भी आ गया। तो ये स्टेप 3 हो गया। तो आपके पास वेटेड एरिया की वैल्यू, वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे स्टेप 4 पे assume the section to be trapezoidal, assume the section to be trapezoidal। जैसे कैनेडी में assume किया गया ना, वैसे ही लेसी में भी आप सेक्शन को ट्रेपेजॉइडल assume कर सकते हैं। लेसी ने साइड स्लोप फिक्स कर दिए थे कैनाल के, कैनाल में जो ट्रेपेजॉइडल का साइड स्लोप था कैनेडी ने फिक्स कर दिए थे। कैनेडी ने क्या फिक्स किया, हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। लेकिन लेसी ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेसी ने ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। डेफिनेटली when you are designing, you have to assume the section to be trapezoidal for sure, okay, but the side slopes can be anything, it varies, whatever it will be given you can take that if in the question. But if not provided, if side slopes are not given, then half horizontal is to 1 vertical is recommended। ये हमारा कौन कहता है, ये हमारा IS 7112 कहता है, ठीक है। बोलता है कि अगर साइड स्लोप्स, अगर मान लो साइड स्लोप्स आपको नहीं मालूम क्या है, वो 1 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल है, 1.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है, यू डोंट नो दैट, डोंट वरी, you can assume it preferably to be the same as given by the Kennedy's theory. And who says this? IS 7112. Okay, so assume the section to be trapezoidal. If side slopes are not given, नहीं दिया है, then half horizontal is to 1 vertical is recommended. You can just assume that and you can design the section. All right. इसके बाद अगर आपने ये कर लिया स्टेप नंबर 4 में half horizontal is to 1 vertical मान लिया, तो आप क्या करेंगे, चलिए मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल का तो आप फॉर्मूला जानते हो, एरिया इज इक्वल टू BD प्लस D स्क्वायर बाय 2, पेरीमीटर इज इक्वल टू B प्लस D रूट ओवर 5। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्यों, एरिया तो मालूम है ना, पेरीमीटर भी मालूम है, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करोगे B और D आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ। जनरलाइज्ड फॉर्म में area will be a function of B and D, because if the side slopes changes then you cannot write area as BD plus D square by 2, can you? ये BD plus D square by 2 तभी लिख पाएंगे जब half horizontal is to 1 vertical होगा, अगर नहीं होगा तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। हम कर सकते हैं इक्वेशन चेंज एंगल के हिसाब से। तो एरिया राइट डाउन इट एज अ फंक्शन ऑफ B and D, दैट इज योर इक्वेशन 1। पेरीमीटर राइट डाउन इट एज अ फंक्शन ऑफ F, मैंने यूज़ किया हुआ है सिल्ट फैक्टर के लिए, मैं ऐसा लिख रहा हूँ F, फंक्शन ऑफ B and D, and this is equation number 2। and then from 1 and 2 find area and perimeter, find area and find base width B and the depth of flow। from 1 and 2 find the base width B and the depth of flow। बेस विड्थ B निकाल लो, डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल लो, निकल गया, दो चीज़ें निकल गई। अब आ जाओ लास्ट स्टेप पे, स्टेप 6। क्या होगा लास्ट स्टेप, फाइंड द बेड स्लोप, दैट वुड बी F टू द पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 Q टू द पावर 1/6। निकल गए तीनों एलिमेंट्स B, D और S, दैट्स इट, दैट इज अवर डिजाइन।
इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि बार बार इटरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्टेप्स हैं, बहुत ही लॉजिकल है। एरिया निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो, एरिया और पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ बी एंड डी लिख लो गिवन साइड स्लोप्स के हिसाब से। अगर साइड स्लोप नहीं दिया है तो हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल आप ले सकते हो, अज्यूम कर लेना। फिर फ्रॉम 1 and 2 फाइंड बी एंड डी और उसके बाद फाइंड एस, बी डी एस निकल गया, कैनाल इज डिजाइंड। ठीक, चलिए भैया लेफ्ट वाला दिखा दो, लेसी की इक्वेशन याद हो गई आपको? इक्वेशन याद हो गया है ना? ठीक है, लेफ्ट वाला दिखा दिए। हाँ चलो राइट वाला, डिजाइन स्टेप्स, डिजाइन स्टेप। ठीक, चलो देखो अब आपको याद हो गया तो मेरे को लगता है इनको भी हो जाना चाहिए। चलो ये हो गया अपना काम। इसके बाद ये लेसी की इक्वेशन को करने के बाद अब अपन लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन को यहीं पे कर लेंगे। अभी अपन एक क्वेश्चन को कर लेंगे, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक पहले मैं सिखा दूं आपको, फिर द रेस्ट ऑफ देम आई कैन गिव यू एज योर होमवर्क। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, एक ना लेसीज स्कार डेप्थ करके होता है, एक होता है लेसीज स्कार डेप्थ, ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेसीज स्कार डेप्थ। और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पास्ट पेपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट मैं इसको यहाँ पे नहीं बताता हूँ क्योंकि इसकी रिलेवेंसी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, या स्कार डेप्थ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो वहाँ पे आई विल कम बैक एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस लेसीज स्कार डेप्थ। जब वो शीट पाइल वगैरह पढ़ोगे, कट ऑफ्स या शीट पाइल जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें जानोगे, तब इस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं। अभी के लिए वो क्वेश्चंस को छोड़ देना। ठीक, चलो तो मैं यहाँ पे सब चीज़ बताते जा रहा हूँ। बी वेरी वेरी अटेंटिव इन ऑल द लेक्चर्स, वेरी वेरी अटेंटिव, एकदम कंफर्ट में बैठ करके आप देखोगे, आप पॉइंट्स मिस करते चले जाओगे। ठीक है, और फिर आप ही को लगेगा कि अरे मैंने क्या किया। ठीक है, तो सो बी वेरी वेरी अटेंटिव, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट का ख्याल रख रहा हूँ जो आपके दिमाग में आ सकता है, हर एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। इसी कारण आपका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ अच्छे से, आपका काम है अटेंटिवली सुनना, अटेंटिवली। इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव, रिमेंबर इट्स ऑफ नो यूज़, सिंपल। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए। डिजाइन अ कैनाल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है, डिस्चार्ज इज 300 क्यूमेक, ठीक, विथ अ साइड स्लोप, साइड स्लोप्स दिए हुए हैं कितने, 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1, जैसा कैनेडी में था वैसा ही। बाय यूजिंग लेसीज थ्योरी टेक सिल्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1, सिल्ट फैक्टर आप ले लो 1। ठीक है, चलो सॉल्व करें धड़ाधड़। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 टू द पावर 1/6। सो क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 टू द पावर 1/6 and this will be 300 by 140 to the power 1/6, 1.135 meter per second. Find out the cross sectional area, that would be Q by V, and therefore it will be 300 by 1.135 meter square. So 300 by this value 264.214 meter square. All right, find out the wetted perimeter, 4.75 root over Q, that is 82.27 मीटर। ठीक, अब बस ये हमारे पास एरिया और पेरीमीटर की इक्वेशन तो है, A इज इक्वल टू बी डी प्लस डी स्क्वायर बाय 2, और ये वही वाली इक्वेशन जो हमने पिछले सेशन में डिराइव की थी वही यूज़ हो जाएगी यहाँ पर, वही यूज़ हो जाएगी जो कैनेडी वाली थी सेम। अगर चेंज करता साइड स्लोप, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम भी इसको चेंज कर लेते जैसे पिछला वाला डिराइव किए थे वैसे ही। तो अभी ये है हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो D और ये है बेस विड्थ B, और परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन इज अवर बेड स्लोप। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन है, दो ही अननोन है, तो BD प्लस D स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 264.214 एंड B प्लस D रूट ओवर 5 इज इक्वल टू 82.27।
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सॉल्व इट। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाइड बाय डी कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे बी डी माइनस बी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 2 माइनस, सब्ट्रैक्ट किया है ना मैंने, तो ये जाएगा माइनस डी स्क्वायर रूट ओवर 5 इज इक्वल टू 264.214 माइनस 82.27 डी। अब ये 82.2 ये डी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, तो रूट ओवर 5, ठीक है, रूट 5 दैट इज 2.236 and this will be minus 0.5, so this will become 1.736, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.736 डी स्क्वायर, वहाँ जाने के बाद माइनस 82.27 डी प्लस 264.214 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये इक्वेशन कहाँ गया, ये इक्वेशन ये वाला पॉलिनोमियल, यस, डिग्री 2, ये हो गया 1.736 माइनस 82.27 एंड देन 264.214। यहाँ से एक डेप्थ आ रही है 43.926 मीटर, 43.926 मीटर, और दूसरी डेप्थ आ रही है 3.464 मीटर, 3.464 मीटर। अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर छोटा वाला ले लेंगे, बड़ा वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। मैं पूछूंगा इसका रीज़न क्या है, आप बोलोगे बड़ा वाला बहुत बड़ा है, तो बड़ा वाला बहुत बड़ा है इसलिए डिस्कार्ड कर दोगे, ये क्या रीज़न हो गया, समझ रहे हो? तो ये बताओ डेप्थ के करस्पॉन्डिंग हम विड्थ निकाल सकते हैं कि नहीं? आप चेक करो कि इनकी विड्थ कितनी आ रही है, डेप्थ के करस्पॉन्डिंग विड्थ निकालो, तो किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लो और विड्थ निकाल लो। मैं जैसे दूसरी वाली इक्वेशन से निकाल ले रहा हूँ विड्थ, तो पहली अगर डेप्थ हम लेते हैं तो ये आ जाएगी 82.27 माइनस 43.926 रूट ओवर 5, और भैया आप देखोगे यहाँ से आ रहा है माइनस 15.951 मीटर। क्या कभी कोई भी लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो इसका मतलब इस वाले को हमको डिस्कार्ड करना होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आएगा 82.27 माइनस डी रूट 5 दैट इज 3.464 रूट ओवर 5 गिविंग अस 74.524, 74.524 विच सीम्स लॉजिकल, राइट? सो विड्थ हो गई हमारी, विड्थ हो गई 74.52 मीटर, 524 भी लिख सकते हो चाहो तो 524 मीटर, और ये डेप्थ हो गया 3.464 मीटर। अब बाकी लास्ट में क्या बचा, बेड स्लोप। बेड स्लोप क्या है, f टू द पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 q टू द पावर 1/6। तो बस सॉल्व करो फटाफट, 300 टू द पावर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3340 1 डिवाइड बाय दिस, ओके, सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। तो ये आ रहा है 1 in 8641.71। सो ये आ गया हमारा बेड स्लोप। तो बेड स्लोप आ गया, बेस विड्थ आ गया, डेप्थ ऑफ द फ्लो आ गया। फाइनली यहाँ पे इस तरीके से एक फ्री बोर्ड करके दिखा देना कि एक फ्री बोर्ड, एक कन्वीनियंट फ्री बोर्ड ओवर द डेप्थ हम प्रोवाइड कर देंगे। गॉट इट? सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लेसी। ऑब्जेक्टिव में इसका एक छोटा छोटा पार्ट हो सकता है, कभी सिर्फ वेलोसिटी पे पूछ देगा बस, कभी कुछ और डेटा दे करके कुछ और पूछ लेगा, तो बाकी करना वैसे ही है, डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है। तो बाकी क्वेश्चंस अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ रिगार्ड टू लेसीज थ्योरी। सो दिस कंप्लीट्स आवर लेसीज थ्योरी, इसका बेसिक जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स इन लेसीज थ्योरी। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस थ्योरी में, चलिए देखते हैं। आई थिंक आपने महसूस भी किए होंगे ड्रॉबैक्स, मतलब जब अभी आप पढ़ रहे होगे, इसका फील ले रहे होगे, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सम ड्रॉबैक्स, राइट? द फर्स्ट ड्रॉबैक वाज द टाइम, इजंट इट? समय का ड्रॉबैक है कि नहीं है? ये बता नहीं पा रहा है कि कितने समय में ये ट्रू रेजीम पे जाएगा, मतलब फाइनल रेजीम को अटेन करेगा जो ट्रू रेजीम के बराबर है। तो ये चीज़ एकदम अनक्लियर है। पहला तो ड्रॉबैक यही हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि लेसीज थ्योरी में कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्ट को अकाउंट फॉर नहीं किया गया है, जो ड्रॉबैक कैनेडी का भी था।
यही ड्रॉबैक कैनेडी का भी था, उसने कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिल्ट को अकाउंट फॉर नहीं किया। और ये देखा गया है कि जब सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन पानी में 500 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर तक होता है, तभी लेसिस की थ्योरी वैलिड पाई गई है। और ये देखा गया है कि अगर 500 से बहुत कम होता है सिल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो स्काउरिंग ऑब्जर्व की गई है, मतलब पानी के पास टेंडेंसी हो जाती है स्काउरिंग करने की, क्योंकि सिल्ट पानी के पास कम है, तो वाटर विल ट्रांसपोर्ट दैट मच अमाउंट ऑफ सिल्ट, इट विल आइदर स्काउर और इट विल सिल्ट। अगर बहुत ज़्यादा सिल्ट होगा तो डिपोजिशन होने शुरू हो जाता है, तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है। तो लेसी की थ्योरी ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया कि 500 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में ही वैलिड होती है। उसके अलावा आपने डिज़ाइन में अभी देखा, यहाँ पे लिख रही थोड़ा उस तरफ, आपने डिज़ाइन में भी देखा कि हम लोग जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम ट्रेपिजॉइडल मान करके डिज़ाइन कर रहे हैं। लेसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है, लेसी ने कहा कि जो कैनाल फाइनल रेजीम या ट्रू रेजीम में जाता है, जिसकी वो जो कंडीशंस हमने लिखी थी ना 4, कौन कौन सी कंडीशन, डिस्चार्ज कांस्टेंट, सिल्ट ग्रेड, सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सिल्ट चार्ज, सिल्ट ग्रेड सब कांस्टेंट, नॉन कोहेसिव इनकोहेरेंट इनफाइनाइट सॉइल, ठीक है, और इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग द सिल्ट ऑफ सेम कैरेक्टर एज द मटेरियल ऑफ द कैनाल, ये सब 4 पॉइंट्स देखे थे। तो इन चारों पॉइंट्स को अटेन करने वाला चैनल ट्रेपिजॉइडल नहीं होता है, समझ रहे हो? इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करने वाला चैनल इट इज़ नॉट ट्रेपिजॉइडल। We saw certain conditions for a true regime, right? Now a major drawback of Lacy's theory is that we are designing a trapezoidal canal always with some side slope. However, the canal which follows all these 4 regimes, all these 4 conditions of the true regime is not trapezoidal. It is actually in fact semi-elliptical. It is actually semi-elliptical. This is also found in the site. आपको क्या लगता है कि जितने भी अनलाइंड कैनाल्स होते हैं, what do you think? जितने भी अनलाइंड कैनाल्स होते हैं, so by nature they are always trapezoidal only. Nature maintains these corners like that. It never does. In the corners, silting or deposition happens. It is not trapezoidal. It is not trapezoidal. It is actually found to be semi-elliptical, and it is actually like this. It is not like that, it is like this. But however, for our ease in analysis, हम अपनी एनालिसिस को आसान बनाने के लिए दोस्तों हम इसको मान के चलते हैं कि एक ट्रेपिजॉइडल सेक्शन होगा। मतलब हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक ट्रेपिजॉइडल अज्यूम करके हम लोग काम करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं। तो अभी तक जो हम कर रहे थे ना, तो एक ट्रेपिजॉइडल अजम्पशन था जो कि बहुत परफेक्टली एक सेमी एलिप्स को सिमुलेट कर पाता है, जो कि एक सेमी एलिप्स के लगभग जैसा दिखता है। तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने ट्रेपिजॉइडल और एलिप्स को एक साथ मर्ज कर दिया तो कुछ खास फर्क नहीं दिखता है, इसीलिए हम इसको मान सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो ट्रू रेजिम में कंडीशन में होता है कैनाल, या जो कैनाल स्टेबल हो जाता है, वो ऐसा ट्रेपिजॉइडल नहीं होता, वो सेमी एलिप्टिकल होता है। लेकिन फिर भी फॉर आवर ईज इन एनालिसिस हम लोग उसको ट्रेपिजॉइडल मान करके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यही लेसी ने बोला, लेसी ने यही कहा कि सेमी एलिप्टिकल सेक्शन होता है। ये जो सेक्शन होता है ये होता है एक सेमी एलिप्स, लेकिन फॉर द ईज इन अवर एनालिसिस वी अज्यूम इट टू बी अ ट्रेपिजॉइडल। ट्रेपिजॉइडल क्या है, ये हमारा अजम्पशन है, लेकिन ये है एक्चुअल, ये है एक्चुअल क्या, सेमी एलिप्स। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है लेसीज थ्योरी का कि वो सेमी एलिप्स के फॉर्म में, जो कि एक्चुअली में होता है, उस फॉर्म में, चाहे वो कैनेडी हो या लेसी हो, दोनों का ड्रॉबैक है कि वो दोनों ही थ्योरीज हमें कहती हैं कि ट्रेपिजॉइडल मान करके करो, ठीक है। और ये लेसी ने लिखा भी है कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मान के करो, लेकिन एक्चुअली में सेमी एलिप्टिकल पाया गया है। ऐसे कॉर्नर्स वगैरह मेंटेन नहीं रहते, कॉर्नर्स में क्या होता है, वहाँ पे धीरे धीरे डिपोजिशन होती है या फिर वहाँ से स्काउरिंग ज़्यादा होती है, तो वो ऐसा कॉर्नर नहीं रह पाता, ठीक है। इनफैक्ट कॉर्नर्स आर यूजुअली द जोन्स ऑफ स्टैग्नेशन। इनफैक्ट यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो कॉर्नर्स आर द जोन्स ऑफ स्टैग्नेशन, जहाँ पे फ्लो ठीक से हो ही नहीं पाता। इसी वजह से वो जो सेक्शन है वो ट्रेपिजॉइडल जैसा पूरा बिहेव ही नहीं करता, ठीक है। तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को हमें लिखना है, लिखते हैं। चलिए, ड्रॉबैक्स इन लेसीज थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे
ड्रॉबैक्स इन लेसीज थ्योरी में, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, द ट्रू रेजीम कंडीशंस, यहाँ पे रखिए कैमरा, कैमरा वहाँ रखो सेकेंड वाले में, द ट्रू रेजीम कंडीशंस आर, the true regime conditions are hypothetical, the true regime conditions are hypothetical and are rarely achieved in the field. The true regime conditions are hypothetical and are rarely achieved in the field. And are rarely achieved in the field. The true regime conditions are hypothetical and are rarely achieved in the field. पहली बात तो ट्रू रेजीम, वो चारों कंडीशन कैसे अचीव होगा, बहुत मुश्किल है, डिस्चार्ज ही एक तो कांस्टेंट नहीं रहता, मानना पड़ता है। दूसरा सेकंड, Lacey's theory is found to be applicable Lacey's theory is found to be applicable when silt charge माने silt concentration, silt charge माने silt concentration, when silt charge is around 500 to 5000 milligram per liter, silt charge is around 500 to 5000 milligram per liter. (500 to 5000 milligram per liter. Next, Lacey indicated that a true regime channel is semi-elliptical. Lacey indicated that a true regime channel is semi-elliptical. Lacey indicated that a true regime channel is semi-elliptical, but for the ease in analysis, a true regime channel is semi-elliptical, but for the ease in analysis, comma, but for the ease, EASE, आसानी, ease in analysis, comma, it is assumed trapezoidal. It is assumed trapezoidal. It is assumed trapezoidal. But for the ease in analysis, comma, it is assumed trapezoidal. बात समझ में आई? चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ड्रॉबैक में चौथा पॉइंट, Lacey did not consider silt charge in his equations. Lacey ने कहीं भी silt charge अपनी equations में consider नहीं किया. Concentration आया कहीं पे? नहीं आया. Lacey did not consider silt charge in his equations. All right. So this is about the drawbacks in Lacey's theory. Now what we are going to do is we are going to compare Lacey's theory and Kennedy's theory. हम क्या करेंगे? ये सब हमने लिख लिया है. Lacey's theory और Kennedy's theory को compare करेंगे. पहला point of comparison, पहला point of reference तो वही है कि भाई Kennedy's theory जो है एक iterative approach है, hit and trial method है ना? कर करके देखो, है ना? जीवन जैसा है बिल्कुल एकदम, कि आप कर करके देखते हो, जहाँ पे मामला सही हो जाए, राइट? तो वैसा ही है बिल्कुल कैनेडीज थ्योरी. लेसीज थ्योरी क्या है? लेसीज थ्योरी इज द डायरेक्ट अप्रोच, अ डायरेक्ट अप्रोच. सो लेट अस नाउ कंपेयर कैनेडीज थ्योरी and Lacey's theory.
ठीक, ऑल राइट। अब ये पूरा दिखाना है ना, पूरा आ रहा है ना स्क्रीन में, ठीक। देखो कैनेडीज थ्योरी में पहला तो बड़ा ही सिंपल है, इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच, इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच, बट दिस इज़ अ डायरेक्ट अप्रोच, दिस इज़ अ डायरेक्ट अप्रोच। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कैनेडी ने क्या कहा, ये यहाँ पे थ्योरी भी इंक्लूड हो जाएगी। कैनेडी ने कहा कि एडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेस do not allow the silts to settle, समझे? ये कैनेडी ने कहा कि एडी जो कहाँ से बनते हैं, जो बेस से बनते हैं एडीज, वो सिल्ट को सेटल होने नहीं देते, ऐसा ये कैनेडी का ऑब्जर्वेशन था। तो ये जो पानी फ्लो कर रहा है, अब ये एडी वैसे जो बनेगा ना, एडी हर जगह से बनेगा, लेकिन एडीज जो बेस से जनरेट होते हैं ना, वो सिल्ट के सेटलमेंट को रोकते हैं और वो इस वेट को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब इनका जो अपवर्ड कंपोनेंट है वो वेट ऑफ द सिल्ट के बराबर हो जाता है जब हमारी रेजीम कंडीशन आती है। जब रेजीम कंडीशन आती है तो ऐसा हो जाता है। ये था कैनेडी के हिसाब से। लेसी ने बोला भैया यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग। वाई यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग? बिकॉज एडी जो होते हैं ना वो जनरेटेड थ्रू आउट द वेटेड पेरीमीटर। बात समझिए, एडीज जनरेटेड throughout the wetted perimeter are able to support the silt. सपोर्ट द सिल्ट मतलब सपोर्ट द वेट की बात होती है, तो इसको लिखते हैं ऐसे, टू सपोर्ट द सिल्ट। मतलब लेसी के हिसाब से था कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ही बोल रहे हो। मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ बेस के ही एडी सपोर्ट कर पाएंगे। अगर इनके पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट है तो साइड स्लोप के एडी के पास भी तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ सिल्ट सपोर्टिंग एबिलिटी होगी। तो ऐसे में सिल्ट सपोर्टिंग एबिलिटी यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू बेस विड्थ है, यहाँ पे सिल्ट सपोर्टिंग एबिलिटी प्रोपोर्शनल टू बेस विड्थ है, बट यहाँ पे सिल्ट सपोर्टिंग एबिलिटी जो है ये है प्रोपोर्शनल टू द होल वेटेड पेरीमीटर। ये पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहाँ से जहाँ तक पानी है, ठीक, वो वेटेड पेरीमीटर। तो इस तरीके से ये दूसरा डिफरेंस आता है। तीसरा डिफरेंस ये है वो m की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ m वॉज आर्बिट्ररली टेकन। ये बस क्या किया था, कोई इक्वेशन नहीं दिया, ये बस आर्बिट्ररली इसको लगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा फील आ रहा है, तो ऐसे करके m का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना। उसके लिए कोई इक्वेशन, मैथमेटिकली प्रूव्ड इक्वेशन जो वैलिडेट की जा सके वो भी तो देनी पड़ेगी। जैसे लेसी ने किया, लेसी ने क्या किया, वैल्यू ऑफ f was mathematically obtained, not arbitrarily, mathematically obtained with the help of that equation developed by Lacy, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद कैनेडी का एक जो रिलीवेंसी था, मतलब डिपेंडेंसी कह सकते हैं, वो चेजी पे, कटर फॉर्मूला पे बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे है, मान लो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और लेकिन आप डिपेंडेंट हो अपने दोस्त पे। अब जो आपका दोस्त लिखेगा वही आप लिखोगे। अगर आपका दोस्त सही लिखेगा तो आप सही लिखोगे, आपका दोस्त गलत लिखेगा आप गलत लिखोगे। मतलब आपके दोस्त की लिमिटेशन अब आपकी लिमिटेशन बन गई, समझ रहे हो। वैसे ही चेजी और कटर की इक्वेशन में जो लिमिटेशंस हैं वो कैनेडी की भी बन गई, समझ रहे हो। तो द लिमिटेशंस ऑफ किसी और की अगर थ्योरी को यूज़ कर रहा है तो उसकी थ्योरी में भी तो कुछ एजम्पशन होंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ चेजीज एंड कटर्स फॉर्मूला आर इनकॉर्पोरेटेड इन कैनेडीज थ्योरी। सिंपल, किसी और का माल यूज़ किया है तो भैया क्या होगा, तुम्हारे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें उसकी लिमिटेशन आएगी कि नहीं आएगी, है ना।
इसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किसी और का यूज़ नहीं किया इसने, अब ये जो है वो खुद ही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नो सच लिमिटेशंस एग्जिस्ट, नो सच लिमिटेशंस एग्जिस्ट, समझ रहे हो। जैसे सैमसंग के फ़ोन में है ना, बैटरी लगा दिया मान लो पुरानी नोकिया की, तो लिमिटेशन वही, सैमसंग के बैटरी कम हो जाएगी है ना, क्योंकि नोकिया की पुरानी बैटरी लगा दिया, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं बिटवीन कैनेडीज थ्योरी एंड लेसीज थ्योरी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि कैनेडी ने रेजीम कैनाल बताया कि रेजीम कैनाल कैसा होता है। रेजीम कैनाल कैनेडी के हिसाब से ट्रेपेजॉइडल ही होता है। उसने अपने लिटरेचर में लिखा तक कि नहीं कि सेमी एलिप्टिकल होता है, उसने लिखा ट्रेपेजॉइडल ही होता है। लेकिन लेसी ने एटलीस्ट हमको ये बताया कि रेजीम कैनाल ट्रेपेजॉइडल सिर्फ ईज ऑफ एनालिसिस के लिए किया जाता है। वी टेक द रेजीम कैनाल एज ट्रेपेजॉइडल just for the sake of our analysis. So regime canal here is semi elliptical, but for the ease in analysis, the same point, for the ease in analysis, we assume it to be trapezoidal. We assume it to be trapezoidal भैया, समझे। तो ये है बेसिक डिफरेंस। उसके बाद छठवां डिफरेंस, इन्होंने कैनेडी ने सिल्ट ग्रेड को भी कंसिडर नहीं किया और सिल्ट चार्ज को भी कंसिडर नहीं किया। इन्होंने क्या किया, m का वैल्यू, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि m का वैल्यू इन्होंने दिया तो रेंडमली ले लिया, m का वैल्यू कोई इक्वेशन ही नहीं दिया। तो साइज ऑफ द सिल्ट एक रैंडम कोई साइज के हिसाब से m का वैल्यू दे दिया, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ही नहीं है। तो सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर नॉट considered by Kennedy in a proper way, ठीक से कंसिडर नहीं किया गया। अरे भाई ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई ये जो सिल्ट वाली जो रेंज होती है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, अलग अलग साइजेस के लिए m की वैल्यू अलग अलग दे दी, लेकिन इसके पीछे का प्रूफ क्या है, वो तो है ही नहीं। तो इसी में ये बात को समझिएगा कि सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज को ठीक से कंसिडर यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ पे silt charge was not considered. Silt charge was not considered. However, Lacey did consider the size of the silt. However, he considered definitely he considered the silt grade. Silt grade he considered. That silt grade was the size of the silt. Size of the silt आता है 1.76 रूट ओवर DMM वाली इक्वेशन में। तो अलग अलग टाइप की सिल्ट का साइज अलग अलग होता है, तो टाइप और साइज को इन्होंने कंसिडर किया था अपनी थ्योरी में। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई सिल्ट ग्रेड को इन्होंने कंसिडर किया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को तो इन्होंने भी कंसिडर नहीं किया। इन्होंने ग्रेड के बारे में बात जरूर की, एम को बोला कि मैं सिल्ट के ग्रेड के लिए एम ले रहा हूँ। रेफर टू द प्रीवियस सेशन विच वेयर आई हैव डिस्कस दिस, कि सिल्ट के ग्रेड को कंसिडर करने के लिए एम ले रहा हूँ, अपने नोट्स में ही देखो। लेकिन क्या एम की इक्वेशन है, m की इक्वेशन नहीं है, f की इक्वेशन है। अब हम जान रहे हैं, अब दोनों को पढ़ लिए और डिफरेंस जान रहे हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे ऐसा लिखा जा रहा है कि सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर नॉट कंसिडर्ड बाय कैनेडी इन अ प्रॉपर वे, बट हियर सिल्ट चार्ज वाज नॉट कंसिडर्ड, हाउएवर सिल्ट ग्रेड वाज टेकन एज पर अवर इक्वेशन f इज इक्वल टू 1.76 रूट ओवर DMM। ऑलराइट, सो ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैनेडीज एंड लेसीज थ्योरी। टेक केयर। लास्ट थिंग हियर इन द कैनेडी एंड लेसीज थ्योरी, जस्ट राइट डाउन अ पॉइंट इन नोट कि एक डायग्राम होता है, उसको कहते हैं हम लोग गैरेट्स डायग्राम्स। गैरेट क्या, GARRET, गैरेट्स डायग्राम्स। व्हाट आर दीज? ये गैरेट जो बंदा था, इसने क्या किया, अलग अलग डेप्थ के लिए, जैसे हम लोग ट्रायल अप्रोच में क्या करते हैं, अलग अलग डेप्थ के लिए बेस विड्थ अलग अलग आती जाती है, सब डिज़ाइन अलग अलग होता है। इसने ऐसे कर्व्स बना दिए करके हर डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज अगर 40 क्यूमेक होगा तो ये होगा, डिस्चार्ज 45 होगा तो ये होगा, ऐसे करके सीरीज ऑफ कर्व्स बना दिए ताकि बार बार ऐसा इटरेशन ना करना पड़े। तो इन सीरीज ऑफ कर्व्स विच आर द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैनेडीज थ्योरी एंड कटर्स फार्मूला, बोथ ऑफ देम, that is called as Garrett's diagrams.
उनको बोलते हैं गैरेट्स डायग्राम्स, ठीक है। सो गैरेट्स डायग्राम्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैनेडीज थ्योरी। कैनेडीज थ्योरी के लिए भी इसने किया और उसमें बीच में कटर्स फार्मूला लगता है, तो कटर्स फार्मूला के लिए भी अलग अलग वैल्यू c की निकालने के लिए अलग अलग n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग r की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऐसे सिंप्लीफाइड वे में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनेडीज थ्योरी एज वेल एज कटर्स फार्मूला, दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड एज गैरेट्स डायग्राम। बस आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी हमें तो एग्जाम में सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने सीखा है, हमारे को कोई डायग्राम नहीं मिलने वाला। अगर मिल जाए तो अच्छा ही होगा, जो हम लोग का लंबा काम था वो कम टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वी कंप्लीट हियर कैनेडीज एंड लेसीज थ्योरी। कुछ क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर में बताऊंगा जो आपको करने होंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल देयर इन दिस सेशन। In the next session, in lecture number 11, we are going to start with our design of lined canals. कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे ऐसे लेसीज और कैनेडीज के दिए हैं आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन अभी दे नहीं रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े मिक्स्ड नेचर के हैं, जहाँ पे लाइंड अनलाइंड को कंपेयर करके भी पूछा गया है क्वेश्चंस, जैसे एसेशन रीजन वाले वगैरह हैं। तो इसी वजह से अभी मैं आपको सवाल दे नहीं रहा हूँ, लाइंड कैनाल्स पढ़ लेंगे उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल देयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच।